कंपाउंडिंग, ताकि मुझे मेन हेड का तो मतलब पता हो कि कंपाउंडिंग किसको बोलते हैं। और इस कंपाउंडिंग को डेफिनेशन देखने से पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। पहले इसको एग्जाम्पल वाइज समझते हैं, फिर इसको वर्डिंग्स के ऊपर लेके आ जाएंगे, ठीक है ना, ताकि कॉन्सेप्ट मेरी समझ में आ जाए। ओके, अच्छा भाई, एग्जाम्पल क्या है? भाई तुम्हारा नाम क्या है? अब्दुल अहद। भाई एक ये लड़का है अब्दुल अहद, अब अब्दुल अहद के पास मिसाल के तौर के ऊपर आज की तारीख में, आज क्या डेट है? 18 जून है मेरे ख्याल में, है 18 जून। आज अब्दुल अहद के पास है फॉर एग्जाम्पल 9 लाख रुपए। क्या है? 9 लाख रुपए। अब किसी ने इसको समझाया कि भाई बेवकूफ़ी नहीं कर, पिछले साल भी तुम्हारे पास 9 लाख रुपए थे, आज भी तुम्हारे पास कितने? 9 लाख रुपए। पैसे उन्हें कोई अंडे तो दिए नहीं, तो पैसे तो वहीं के वहीं खड़े हुए ना, हैं? 1 साल का टाइम पीरियड आपका गुजर गया है। किसी ने इसको मशवरा दिया, भाई एक काम करो, इसको बैंक में डिपॉजिट करा दो। डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? बैंक में जमा करवा दो। तो बैंक से क्या मिलेगा आपको? इंटरेस्ट मिलेगा, सूद मिलेगा। तो सूद रख लो, उससे खर्च करना, पैसा ही बढ़ जाएगा आपका। अब ये कह रहा है भाई सूद तो लेना क्या है, इस्लाम में हराम है। तो फिर क्या बैंक वाले बंद कर दे दुकान अपनी? फिर तो क्या करेंगे बैंक वाले? हैं? बैंकिंग सेक्टर कैसे चलेगा फिर? तो एक काम करते हैं ना, इस्लामिक बैंकिंग में रख देते। तो इस्लामिक बैंकिंग से जो आपको प्रॉफिट आएगा वो हलाल है, ठीक है ना। तो भाई अब्दुल अहद ने सोचा कि सही है यार, मैं अभी 9 लाख रुपए को घर से उठाता हूँ, बैंक में जाके जमा करवा देता हूँ। आ रही मेरी बात समझ में? ओके, अच्छा, अभी हम इस्लामिक बैंकिंग या हराम और हलाल वाला नहीं देख रहे, हम बेसिकली देख रहे हैं कि हमें किस तरीके से बैंक पैसे देता है। पहले हम ये कॉन्सेप्ट तो लें, ठीक है ना। अच्छा जी, तो भाई ये साहब चले गए बैंक, बैंक वाले ने पूछा भाई सर क्यों आए हैं? बोलो मेरे पास 9 लाख रुपए मैं बैंक में जमा कराना चाहता हूँ। तो उसने बैठा लिया, कहने लगा सर बैठ जाए मेरे पास। मुझे एक बात बताएं, आज की जो डेट थी वो 18 जून थी, ठीक है भाई। अब्दुल्ला के पास, अहद के पास कितने पैसे हैं? बैंक वाले ने पूछा सर कितना पैसा है आपके पास? इन्होंने बोला भाई 9 लाख रुपए। जो आज आपके पास जो पैसा है, इसको हम लोग फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की जबान में बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वैल्यू, या थोड़े अच्छे जबान में इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। क्या बोलते हैं? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आहद के पास प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, तो बोलेंगे 9 लाख रुपए हैं। कभी भी आज की जो वैल्यू होती है वो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू कहलाती है। क्या बात समझ में आती है? अच्छा, बैंक वाला बोलता है सर ठीक है आप 9 लाख रुपए मेरे पास जमा करा दें, कितने साल के लिए जमा कराएंगे? पहले तो बात तो ये आती है ना कि आपको पैसा चाहिए कब वापस। तो आहद साहब बोलते हैं कि भाई मेरे को पैसा नहीं चाहिए, आप 10 साल के लिए रख लो। कितने साल के लिए रख लो? 10 साल बाद तारीख क्या होगी? 2036 हो जाएगी। अब ये जब 10 साल के बाद बैंक जाएंगे तो बैंक वाला इनको कितने पैसे देगा? बात तो ये, क्या 9 लाख रुपए देगा? नहीं, 9 लाख रुपए तो नहीं देगा। ये तो सबको क्लियर है ना कि 9 लाख रुपए नहीं देगा। ये तुम्हें क्लियर नहीं है ना भाई? 9 लाख रुपए नहीं देगा, ज्यादा देगा, कम देगा? कम भी नहीं देगा, ज्यादा ही देगा भाई। क्यों? क्योंकि हमें इंटरेस्ट देगा। क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। फॉर एग्जाम्पल बैंक वाले ने आपको 19 लाख रुपए पकड़ाए। कितने लाख रुपए पकड़ाए? जमा कितने कराए थे आहद ने? 9 लाख रुपए। बैंक ने कितने दिए? कितने ज्यादा दिए? 10 लाख रुपए ज्यादा दे दिए। 10 लाख का मतलब क्या? 1 मिलियन रुपीस आपको ज्यादा दे दिए। ये क्या दिया बैंक ने? इंटरेस्ट दिया है। क्या दिया है? अच्छा, इस 19 लाख रुपए को क्या बोलेंगे? इस 19 लाख रुपए को आप लोग बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू।
तो क्यों 19 लाख रुपए कब का अमाउंट है, आज का या 2036 का? तो फ्यूचर का हुआ ना भाई ये। और जो आज का होता है उसको प्रेजेंट वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, और जो फ्यूचर वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू बोलेंगे या इसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंडेड वैल्यू, ऐसा, या इसको बोलेंगे मैच्योरिटी वैल्यू। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो अगर मैं पूछूं कि भाई आपकी प्रिंसिपल वैल्यू और आपकी कंपाउंडेड वैल्यू के बीच में डिफरेंस कितना है, क्या बोलोगे? 10 लाख रुपए का। ये 10 लाख रुपए अगर मैं यहां प्लस दिखा दूं तो क्या ये इक्वेशन 19 लाख रुपए के बराबर आ जाएगी? हाँ भाई आ जाएगी। और ये 10 लाख रुपए आप सबको पता है कि बैंक ने क्या दिया है, इंटरेस्ट दिया है। अच्छा, बैंक क्या अमाउंट वाइज इंटरेस्ट देता है या परसेंटेज वाइज इंटरेस्ट देता है? बैंक आपको परसेंटेज बताता है। क्या बताता है भाई? अब भाई 10 लाख रुपए जो कैलकुलेट करे उसने कैसे कैलकुलेट करे? कोई रेट आपको बताया होगा ना कि सर आप 9 लाख रुपए जमा कराओ मेरे पास, मैं आपको फॉर एग्जाम्पल 11.5%, 12.5% देता हूं, है? अच्छा भाई, या एक काम करें ना, 1 लाख को डिवाइड कराएं 9 लाख से, मल्टीप्लाई बाय 100 मारें, क्या बन रहा है? कैलकुलेटर लेके आ गए हैं आप सब लोग? है भाई? शाहनवाज कैलकुलेटर कहाँ है भाई? है नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, कैलकुलेटर लेके आना पड़ेगा। है भाई? तुम्हारे पास कैलकुलेटर है? कहाँ है? हाँ शाबाश। तुम्हारा कहाँ है? शाबाश, निकालो निकालो, शाबाश निकालो। अच्छा, कभी तुम लोगों ने देखा है वो बहुत से लोग होते खाना खा रहे होते, छोटा वाला फोन होता है, टकाटक लगे हुए होते हैं, देखा है? नहीं देखा? वही बाइक चला रहा है एक हाथ से और एक हाथ से मैसेज कर रहा है, नहीं देखे ऐसे लोग तुमने? भाई क्या हो गया, मैं तो बहुत देखे देखे ना। तो बगैर देखे मैसेज कैसे टाइप कर रहा है? उसकी फिंगर्स को पता है कि ए कितनी दफा दबाने पे आता है, एक्स कितनी दफा दबाने पे आता है, जी कितनी दफा दबाने पे आता है। इसी तरीके से तुम लोगों ने जब कैलकुलेटर पेपर में यूज करना है तो कैसे यूज करना है? दोनों हाथ से पकड़कर। तो तुम्हारे ये थम्स को पहचान होगी कि 7 का है, 8 का है, 9 का है, मल्टीप्लाई का है, डिवाइड का साइन का है। मैं नीचे नीचे नहीं देखूंगा, मैं ऊपर स्क्रीन में देख रहा हूँ सवाल, और कैलकुलेटर में मैं अपने पास इक्वेशन या जो भी मेरे सॉल्यूशन है वो मैं टाइप कर दूंगा। आ रही है बात समझ में? तो जब भी आप कैलकुलेटर यूज करेंगे तो दोनों हाथ से पकड़ के यूज करेंगे। लड़कियों की तरह यूं यूज नहीं करना, ये लड़कियां यूज करती हैं ऐसे पकड़ के। सही है? बहुत से लोगों को बीमारी होती है, ऐसे पकड़ लेंगे, यूं चलाएंगे या कॉपी पे रख के चलाएंगे, ऐसे नहीं, दोनों हाथ से पकड़ के चला। हाँ भाई, तो आपने क्या बोला भाई? 1 लाख। भाई देखो ना, 10 साल में 10 लाख रुपए इंटरेस्ट मिला, तो हर साल का इंटरेस्ट कितना हुआ? 1 लाख रुपए। सीधी सीधी बात है। जमा कितने कराए थे? 9 लाख रुपए। 1 लाख को 9 लाख से डिवाइड मारो, मल्टीप्लाई बाय 100 करो, है 11.11%। मतलब इसने 11.11% हर साल का मुझे इंटरेस्ट दिया है। इसको मैं लिखता हूं PA। PA स्टैंड्स फॉर पर एनम। पर एनम का मतलब क्या है? हर साल, एक साल में एक दफा आपको 11.11% एज अ इंटरेस्ट क्या दे रहा है? बैंक दे रहा है। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि बैंक ने ये कौन सा प्रोसेस किया है कि बैंक ने आपके 9 लाख रुपए को कन्वर्ट कर दिया इनटू 19 लाख रुपए, कन्वर्ट किए ना उसने, 9 लाख रुपए को क्या बना दिया आपके? 19 लाख रुपए। तो इस पूरे प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के अकॉर्डिंगली 9 लाख रुपए बने हैं 19 लाख रुपए, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंपाउंडिंग। क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग। क्या मेरी बात समझ में आती है या नहीं आती है भाई? तो कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है? जिसमें आपकी प्रेजेंट वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है इनटू फ्यूचर वैल्यू के अंदर। और वो कैसे कन्वर्ट होती है? फूंक मार के तो कन्वर्ट होती नहीं। अभी हमें देखा किस तरह कन्वर्ट होती है। इंटरेस्ट ऐड करते हैं तो वो फ्यूचर वैल्यू बन जाती है। सिंपल सी बात है ना? इसको ऐसे समझो, मिसाल के तौर पे किसी बच्चे ने गुसल करना है। गुसल का तो पता है ना क्या होता है? नहीं पता? और पता होना चाहिए यार, ऐसा नहीं है। अब उम्र हो गई है, पता होना चाहिए। खैर, अब
गुस्ल जो है वो किसी एक चीज का नाम नहीं है कि बंदा सिर्फ नहा लिया और हो गया, ऐसे नहाने से नहीं होगा भाई, उसमें वुजू भी आता है शामिल। आ रही है मेरी बात में, और भी 2-3 चीजें आती है, मैं नहीं बता रहा। तो गुस्ल क्या है, एक पूरे प्रोसेस का नाम है, उसमें नहाना भी है, उसके अंदर आपका वजू भी है, और भी बाकी सारी चीजें। आ रही है मेरी बात। तो इसी तरीके से कंपाउंडिंग क्या है, एक प्रोसेस का नाम है। उस प्रोसेस के अंदर क्या है, आपका इंटरेस्ट रेट भी होगा, इंटरेस्ट का अमाउंट भी होगा, प्रिंसिपल वैल्यू भी होगी और फ्यूचर वैल्यू भी होगी। तो कंपाउंडिंग किसको बोलते हैं कि जिसमें आपकी प्रेजेंट वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है इनटू फ्यूचर वैल्यू। तो इसको आओ जरा वर्डिंग समझ में आता है ना तुम लोगों को ये बात, ये आओ जरा इसको वर्डिंग्स में लिख लेते हैं। तो लिखो कंपाउंडिंग इज अ प्रोसेस, कंपाउंडिंग is a process which converts your future value, which converts your future value, which converts your present value into future value by adding the element of interest every year। ठीक है, शाबाश। किसी को कोई कंफ्यूजन है छोटी सी भी तो मुझे बताएं, कंपाउंडिंग के मतलब में, कंपाउंडिंग के डेफिनेशन में, एग्जाम्पल में कोई छोटा सा पॉइंट हो तो मुझे बताओ कि सर मेरी ये समझ नहीं आया। शाबाश। देखो जितने ज़्यादा सवाल करोगे उतना ज़्यादा तुम लोगों का क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सवाल ना करने की 2 सूरतें होती हैं, या तो सब समझ आ रहा है या कुछ समझ नहीं आ रहा। सब समझ आ रहा होता तब भी बंदा सवाल नहीं करता, और कुछ समझ नहीं आ रहा तब भी बंदा सवाल नहीं करता। पता ही चल रहा कि सवाल किस लिए पूछूं मैं। हाँ, जिसके थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा वो सवाल पूछ लेगा। पता नहीं मेरे को इस्लामिक बैंक क्या होता है, वो आगे देखेंगे ना अभी कि इस्लामिक बैंकिंग क्या होती है और कन्वेंशनल बैंकिंग क्या होती है, वो तो बात की कहानी है। अभी तो मेरे को नहीं पता कि इस्लामिक बैंक क्या होता है, मुझे ये पता है कि सिर्फ बैंक परसेंटेज देता है, इंटरेस्ट देता है। वो बाद में डिस्कशन करेंगे कि जो प्रॉफिट देता है तो वो हलाल कैसे है, और दूसरा वाला बैंक जो प्रॉफिट देता है वो कैसे हराम है, वो बात की बात है सारी, है नहीं मसला। आगे बढ़ जाऊं मैं, सब साथ हैं यहाँ तक, चलो ओके। फिर सर ये जो आपने टॉपिक लिखवाए थे बीच में, ये कब पढ़ेंगे? वो भाई ये इसी में पढ़ेंगे ना। जो इंटरेस्ट के 10 लाख रुपए निकले हैं वो किसी ना किसी एक फॉर्मेट के हिसाब से निकले होंगे, कोई ना कोई एक मेथड होगा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। ये जो सारे मैंने मेथड लिखे ना, ये जो बीच में मैंने सब टॉपिक्स लिखे हैं, ये सारे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के मेथड हैं कि इंटरेस्ट जो है आपका वो किस किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। अभी तो हमने 10 लाख रुपए सीधे सीधे निकाल लिए ना, अब कोई ना कोई स्पेसिफिक मेथड होगा ना जो कंपनी ऑप्ट करेगी भाई, है तो वो हमें मेथड 1 बाय 1 करके सीखना पड़ेगा। आओ हेडिंग डालो अपने पास, टाइमलाइन। अच्छा, ये जो मैंने एक लाइन बनाई थी और इधर भी डेट लिखी थी, इधर भी डेट लिखी थी, दैट्स कॉल्ड टाइमलाइन। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए टाइमलाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर सवाल सॉल्व नहीं होते फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के, ठीक है ना। तो हेडिंग डालो अपने पास, टाइमलाइन। भाई देखो फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है जो कि 1 जनवरी को बैंक जाता है, 1 जनवरी 2005, और वो बैंक वाले भैया से कहता है कि भाई मेरे पास पैसा है, डिपॉजिट कर लो। अच्छा भाई, बैंक वाला बोलता है कितने हैं, ये बोलता है भाई 1 लाख रुपए।
इस 1 लाख रुपए को हम अपनी फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कौन सी वैल्यू बोलते हैं? प्रेजेंट वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पी से। किससे भाई? पीवी क्या है? प्रेजेंट वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू। और इसको हम किससे, इनिशियल क्या है इसका? कैपिटल पी। ओके। बैंक वाले भैया बोलते हैं भाई आप कितने साल के लिए जमा कराने आए हो? ये बोलता है मैं 5 साल के लिए जमा कराने आया हूँ। 5 साल के बाद डेट क्या होगी? 31 दिसंबर 2010। सर यहाँ आपने 1 जनवरी 2010 क्यों लिखा होगा? भाई साल शुरू कब होता है? 1 जनवरी को। साल खत्म कब होता है? अगले 1 जनवरी को थोड़ी खत्म होता है, 31 दिसंबर को खत्म होता है। आ रही मेरी बात समझ? अच्छा, तो बैंक वाले भैया ने इनको जो पैसा पकड़ाया वो आप बोले 5 लाख रुपए बैंक ने दे दिए। कितने पैसे दिए बैंक ने ऊपर? या एक काम करो 6 लाख रुपए करो। तो बैंक ने 1 लाख रुपए को क्या बना दिया? किस प्रोसेस के अकॉर्डिंगली बनाया उसने? कंपाउंडिंग के थ्रू। ऐसा ही है ना? तो बैंक ने क्या किया? उसकी कंपाउंडिंग कर दी होगी तो वो 6 लाख रुपए बन गए। और ये मेरी कहलाती है फ्यूचर वैल्यू। ऐसा? और फ्यूचर वैल्यू को हम लोग कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल ओके? अच्छा भाई, अब मुझे एक बात बताओ, हर साल जो आपको आइटम मिलेगा वो क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? इंटरेस्ट कब कब मिलता है? हर साल के एंड पे मिलेगा। कब मिलेगा भाई? हर साल के एंड पे मिलेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पहला इंटरेस्ट इसको कब मिलेगा? दिसंबर 31 नहीं ना भाई 2005। भाई 5 का एंड नहीं आएगा क्या? इसको नहीं मिलेगा क्या? है सही है ना? कितना मिलेगा इंटरेस्ट? बोलो कितना मिलेगा? सीधी सीधी बात है यार। 5 साल में 5 लाख रुपए इंटरेस्ट मिला है तो हर साल कितना इंटरेस्ट मिला? 1 लाख रुपए। सीधा सीधा बोल दो ना, 1 लाख रुपए मिला यहां पर। अच्छा फिर दोबारा इंटरेस्ट कब मिलेगा? फिर हैं? परसेंटेज तो सेम ही रहेगी ना, अनटिल एंड अनलेस वो यहाँ ये ना बोले कि भाई पहले साल में इतने परसेंट दूंगा, दूसरे साल इतने परसेंट दूंगा, तीसरे साल इतने परसेंट दूंगा। हम तो ये बेसिक बिल्कुल सिनेरियो देख रहे हैं कि भाई एक ही उसने बोला कि मैं आपको हर साल 1 लाख रुपए दूंगा। आ रही मेरी बात समझ है? तो भाई हर साल कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? इधर भी मिलेगा। ऐसा ही है ना? और 31 दिसंबर 2008 को ही मिलेगा। बस खत्म हो गया यार, और भी मिलेगा हैं? अच्छा इसको 2009 करो यार। और एक इंटरेस्ट मिलेगा उसको कहां पर? यहां पर। तो टोटल 5 सालों में जो है वो कितने इंटरेस्ट मिल गया उसको? 5 लाख रुपए इंटरेस्ट मिल गए। ऐसा? अब देखो इंटरेस्ट जो है वो हर साल फिक्स्ड आ रहा है। क्या आ रहा है? हर सिनेरियो के अंदर इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता, इंटरेस्ट चेंज होता रहता है। तो ऊपर जो हमने सब टॉपिक्स लिखे थे उसमें से एक मेथड ऐसा है जो कि इंटरेस्ट का अमाउंट जिसमें फिक्स्ड आता है। मैंने वो वाली एग्जांपल उठाई है, अभी उसका हम नाम भी दे देते हैं आपको। लेकिन समझाने वाली बात क्या है कि इंटरेस्ट, पहला इंटरेस्ट आपको कब मिला था? ये वाला 2005। अच्छा अगर मैं आपसे बोलता हूं 31 दिसंबर 2005 और 1 जनवरी 2006, इन दोनों डेट्स में कितना फर्क है? इन दोनों डेट्स में कितना फर्क है?
दोबारा पूछ रहा हूँ, दोबारा बताओ इन दोनों डेट्स में कितना फर्क है? एक साल? क्या हो गया? एक दिन का भी नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो है क्लोजिंग ओपनिंग, लेकिन फर्क कितना है? मैं डिफरेंस पूछ रहा हूँ ना, टाइम के हिसाब से डिफरेंस कितना है? 24 घंटे का। क्यों? तुम्हारे यहाँ तारीख जो है वो 24 घंटे बाद चेंज होती है क्या? भाई रात को 12 बजे से पहले क्या तारीख होगी? 31 दिसंबर होगी। 12 बजते क्या लग जाएगी? 1 जनवरी लग जाएगी। ऐसा ही है ना, रात को चेंज होती है ना भाई हमारी तारीख, तो ऐसा ही है। तो इसका मतलब क्या? अगर मैं 31 दिसंबर बोलूं या 1 जनवरी बोलूं, बात एक ही है। मैं उस एक अलग सेकंड के लिए मैं टाइमलाइन के ऊपर मजीद लाइन ड्रॉ नहीं करूंगा, मैं दोनों को सेम पीरियड के ऊपर ट्रीट कर लूंगा। इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूं कि 1 जनवरी 2007 या 31 दिसंबर 2006, एक ही बात है, ऐसा। या अगर मैं बोलता हूं कि 1 जनवरी 1 2008 और दिसंबर 31 2007, ये भी एक ही बात है। और अगर मैं बोलता हूं जनवरी 1 2009 और दिसंबर 31 2008, तब भी क्या है? एक ही बात है। एक बात को जहन नशीन कर लो, टाइमलाइन में स्टार्टिंग वाला पॉइंट और एंड का पॉइंट ये हमेशा फिक्स्ड होते हैं। वो हमेशा साल का पहला दिन रिप्रेजेंट करेगा और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? साल का आखिरी दिन, आखिरी वाला। ये चेंज नहीं होते, हमेशा साल का पहला दिन, हमेशा साल का आखिरी दिन। लेकिन जो बीच वाले पॉइंट ऑफ टाइम है, बीच में कितने पॉइंट ऑफ टाइम है? 4 पॉइंट ऑफ टाइम है, 5, 6, 7, 8, 31 दिसंबर वाले, ऐसा ही है ना। तो ये डुअल नेचर के होते हैं। ये पहले पीरियड का एंड भी रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे पीरियड का स्टार्ट भी रिप्रेजेंट करते हैं। आ रही मेरी बात समझ? इस चीज़ को हमने बात नोट कर लें, और ये भी नोट करिएगा कि टाइमलाइन में जो सेंटर वाले पॉइंट ऑफ टाइम है ये डुअल नेचर के होते हैं। जल्दी से शाबाश। हाँ भाई, ऑल ओके? डन, आगे बढ़े, कोई मसला? अच्छा जी, अब आओ एक और सिनेरियो देखते हैं। देखो हमेशा याद रखना, टाइमलाइन में जो आज की तारीख है 1 जनवरी, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एयर जीरो से। किससे? एयर जीरो, Y0 से। ठीक है, एयर जीरो का मतलब क्या है? 1 जनवरी। अब मैं डेट नहीं लिखूंगा, एयर जीरो से शुरू करूंगा टाइमलाइन। ठीक है, पहला पीरियड जो एंड होगा वो कब एंड होगा? एयर 1 पे, फिर एयर 2 पे, फिर एयर 3 पे, फिर एयर 4 पे, और फिर एयर 5 पे। ठीक है, तो मैं एयर वाइज इसको मेंशन करूंगा, और हमेशा हम स्टार्ट कब से करेंगे? एयर 0 से। ओके, भले वो कोई सा भी एयर चल रहा हो, 2010 चल रहा हो, 25 चल रहा हो, 30 चल रहा हो, वो मुझे मसला नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, मैंने आपको ये बता दिया कि प्रिंसिपल वैल्यू को हम कैपिटल P से डिनोट करेंगे, फ्यूचर वैल्यू को हम S से डिनोट करेंगे, टाइम को हम कैपिटल T से डिनोट करेंगे, इंटरेस्ट के अमाउंट को हम कैपिटल I से डिनोट करेंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को
हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। ऐसा अपने पास हेडिंग लगाएं सिंपल इंटरेस्ट। ओके बेटा आओ देखो बहुत ध्यान से देखो, मैंने एक सिनेरियो आपके सामने लिखा है और उसमें सीन कुछ ऐसा है कि एक बंदे ने 5 लाख रुपए AR0 के ऊपर क्या कराए हैं, डिपॉजिट करवाए हैं, ठीक है, एट 10% PASI। PASI का मतलब क्या है, और SI सिंपल इंटरेस्ट। या उसने मेथड बता दिया कि भाई हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से करेंगे। ओके, मतलब जो इंटरेस्ट आएगा वो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगा। तो वो कह रहा है बताओ हर साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा। सबसे पहले नंबर एक चीज़ कि AR1 पे कितना मिलेगा, 2 पे, 3 पे, 4 पे और 5 पे, और फिर AR5 पे जाके आपकी टोटल फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी। और ये बच्चों वाला काम है, मैं क्लास 8 के बच्चे को भी सिखाऊंगा तो उसकी भी समझ में आ जाएगा। तुम लोग तो फिर बड़े हो। आओ देखो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी, बहुत ही आसान है। सिंपल इंटरेस्ट बहुत बच्चों वाला है। ये तो पता है ना कि इंटरेस्ट कब कब मिलेगा, कब मिलेगा, और कितनी दफा मिलेगा मुझे यहाँ पर, 5 दफा हर साल के एंड पर। मतलब AR1 पे मिलेगा, AR2 पे मिलेगा, 3 पे मिलेगा, 4 पर मिलेगा और 5 पर मिलेगा, ठीक है ना। AR1 पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके ऊपर अप्लाई होता है, प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर अप्लाई होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके ऊपर अप्लाई होगा, प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर। तो ये 10% किसके ऊपर अप्लाई होगा, 5 लाख के ऊपर अप्लाई होगा। तो इट विल बिकम 50,000। आ रही मेरी बात में, इसका मतलब मुझे एज अ 50,000 पहले साल पे इंटरेस्ट क्या होगा, रिसीव होगा। क्या ये बात क्लियर है, बिल्कुल सिंपल बात है। अब AR2 पे इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, याद रखना इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आपका हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई होता है ऑन इट्स प्रिंसिपल वैल्यू। तो हर साल इंटरेस्ट का अमाउंट क्या आता है, फिक्स्ड आता है। तो टोटल अगर मैं इंटरेस्ट पूछता हूं कि टोटल इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ, क्या बोलोगे सर, 2.5 लाख रुपए रिसीव हुए, ऐसा। अच्छा जी, तो इसका मतलब 50,000 रुपये यहाँ भी मिले, 50,000 रुपये यहाँ भी मिले, 50,000 रुपये यहाँ भी मिले और 50,000 रुपये यहाँ भी मिले। तो AR5 पे आपको कितना पैसा हो गया, हाँ भाई AR5 पे कितना हो गया पैसा, कैसे निकाली फ्यूचर वैल्यू। आपने बोला होगा सर कि फ्यूचर वैल्यू बराबर होती है प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट के, ऐसे ही है ना, है भाई। 5 लाख रुपए प्रिंसिपल वैल्यू लगाई थी, ओके, इंटरेस्ट कितना लगाया था, 2.5 लाख रुपए, टोटल कितना पैसा मिला, 7,50,000 रुपए। ये हमने क्या करी है, कौन सा प्रोसेस किया है, नहीं प्रोसेस 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 कंपाउंडिंग करी है। मेथड कौन सा लगाया है, सिंपल इंटरेस्ट लगाया है, ऐसा ही। प्रोसेस तो वही रहेगा कंपाउंडिंग का, क्योंकि हमने क्या निकाली, फ्यूचर वैल्यू निकाली है ना, तो इसका अंदर प्रोसेस तो हमने कंपाउंडिंग ही चिपकाया है। मेथड कौन सा लगाया है, सिंपल इंटरेस्ट लगाया है, ऐसा ही है। क्या ये बात समझ में आती है कि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके ऊपर अप्लाई होगा, प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर अप्लाई किया जाएगा। आओ
इसको डेफिनेशन वर्ड वाइज भी लिख देते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इट्स आ, देखो इट्स आ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग the amount of interest. It's a method of calculating amount of interest where the rate of interest will be applied on its principal value every year, so that we have a constant amount of interest every year. Okay? कोई मसला, कोई परेशानी है भाई? ऑल ओके? चलो एक और सिनेरियो करते हैं। अच्छा देखो, ये फॉर्मूला खुद ब खुद बना हुआ है ना, इसकी लॉजिक तो आपको क्लियर है ना भाई? कैसे इंटरेस्ट वो प्रिंसिपल वैल्यू को मिलाया, फ्यूचर वैल्यू बननी, सिंपल सी बात है। अच्छा जी, आओ एक और सिनेरियो करते हैं। एक बंदा है मिस्टर बाबू भैया, बैंक जाते हैं और बैंक में जाकर डिपॉजिट करते हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि डिपॉजिट कब करते हैं, आपको पता है कि डिपॉजिट किस तारीख को होता है? किस तारीख को होता है? 1 जनवरी को होता है। ईयर कोई से भी रख लेना जो समझ में आए, नहीं मेंशन हो तो अपनी वजह से रख लेना। भाई डिपॉजिट किया इन्होंने 4,50,000 रुपये, ठीक है। बैंक वाला कहता है सर कितने साल के लिए जमा कराते हैं? कहते हैं हम 4 साल के लिए जमा कराते हैं। मुझे बताओ 4 सालों में कितनी दफ़ा इंटरेस्ट मिलेगा? 4 बार, ख़त्म हो गई बात। अच्छा, बैंक वाला बोलता है ओके सर, मैं आपको रेट दूंगा 12% PASI, 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। वेरी गुड। कहता है कि बताओ टोटल इंटरेस्ट कितना बनेगा, पहले तो ये बताओ, और साथ साथ फ्यूचर वैल्यू कितनी बनेगी ये भी बताओ। बता दोगे क्या भाई? फटाफट से टाइमलाइन ड्रॉ करो, फटाफट से कैलकुलेशन करो प्रॉपर, और मुझे बताओ कि क्या आंसर बनेगा। $216 हैं? क्या बता रहे हो? 2,16,000 रुपये इंटरेस्ट आ रहा है। अच्छा, और फ्यूचर वैल्यू कितनी आ रही है? तो आपने किया ही होगा कि पहले AR0 पे 4.5 लाख रुपए लिखा होगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ टाइमलाइन ऐसे ही बनाई होगी। 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट लिखा होगा, फिर AR1 लगाया होगा, 2 लगाया होगा, 3 लगाया होगा और 4 लगाया होगा, और 4 पे FX चक्कर डब्बा भी बनाया होगा, ठीक है ना। और कैलकुलेशन के अंदर आप लोगों ने किया ये होगा कि AR1 पे, 2 पर, 3 पर और
4 पर। चूंकि सिंपल इंटरेस्ट है तो हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट ही अप्लाइड होगा किसके ऊपर? ये कितना बन रहा है 1 साल का? तो हर साल 54 ही आपके खाते में आएगा। कितना बना टोटल? 2,16,000। ऐसा ही है। तो अगर आपने फ्यूचर वैल्यू पता की होगी तो आपने बोला होगा प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट, ऐसा है ना? 4,50,000 रुपये प्लस 2,16,000 रुपये, कितना बना? 666,000। ऐसा ही है। क्या मेरी बात समझ में आती है? अच्छा देखो, ये जो फॉर्मूला है ना, ये बेस फॉर्मूला है। आगे जितने भी फॉर्मूला निकलेंगे उसकी बेस यही है, फ्यूचर वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट। फिर वो अगड़म चगड़म करते रहेंगे हम आपस में अपना, लेकिन जो बेस फॉर्मूला है पूरे फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में फ्यूचर वैल्यू निकालने का, वो यही है, S = P + I। ठीक है ना? अच्छा अभी कितना टाइम अपनी क्लास ऑफ होने में है? 5 मिनट है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये ऐसे लंबी करने से बजाय, मुझे तो पता है ना हर साल सेम ही आता है? तो क्यों ऐसा नहीं कर लूं कि एक दफा कैलकुलेट करूं, कितना बनता है 54, 4 सालों में कितना मिलेगा? 4 दफा मिलेगा। डायरेक्टली 2,16,000 रुपये कर लो। एक ही बात है ना यार, क्यों फजूल में बार बार लिख के, एक ही दफा कर ले। अच्छा इससे भी शॉर्ट हो सकता है, पता है क्या? बोलो क्या हो सकता है? आप ये कह सकते हो कि भाई सर ये 54,000 भी क्यों निकालें, यही 12% लगा दो, यही 4 लगा दो, हैं? भाई 54 पर भी निकालने में कुछ टाइम तो लगेगा ना मेरा। इक्वल दबाऊंगा, फिर मल्टीप्लाई बाय 4 दबाऊंगा, फिर इक्वल दबाऊंगा, तो डायरेक्टली मैं 4 ही वही मल्टीप्लाई कर दूं, कोई वर्किंग में चेंज आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। मजाक में एक फॉर्मूला बन गया। ये क्या है? ये क्या है? और ये क्या है? तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला है वो है I = PRT। आ रही मेरी बात में? तो सिंपल, अब मुझे इंटरेस्ट निकालना होगा टोटल सिंपल इंटरेस्ट के अंदर, तो मैं I = PRT लिखकर सिंपल इंटरेस्ट से इंटरेस्ट निकाल लूंगा। मुझे इतनी लंबी वर्किंग करनी नहीं पड़ेगी। क्या बात समझ में आ रही है? फॉर्मूले की लॉजिक क्लियर है? मैंने नहीं बनाया फॉर्मूला, भाई खुद ही बन गया। वर्किंग को मैंने श्रिंक किया, फॉर्मूला खुद ब खुद बन गया। ऐसा ही है ना? ठीक है, चलो बस फिर एक काम करते हैं, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं।